सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर के बारे में। और ये हमें पता है कि जब कोविड-19 आया, जब पेंडेमिक आया, तो ये जो हमारा टूरिज्म सेक्टर था ये बहुत बैडली अफेक्ट हुआ, इसको भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसने एक बार फिर से प्री पेंडेमिक लेवल्स को रीगेन कर लिया है, इसने एक बार फिर से प्री पेंडेमिक लेवल्स को अचीव कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 5%। कितना कंट्रीब्यूशन रहा? 5% कंट्रीब्यूशन रहा। और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें कितने जॉब्स को क्रिएट किया गया? लगभग 7.6 करोड़ जॉब्स को क्रिएट किया गया। बहुत सिंपल, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 5% का कंट्रीब्यूशन रहा जीडीपी में। और कितने जॉब्स क्रिएट किए गए? लगभग 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए गए। ये अच्छी बात है कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक बार फिर से प्री पेंडेमिक लेवल्स पे ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स के मामले में भी ये जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इसने प्री पेंडेमिक लेवल्स को रीगेन कर लिया है, प्री पेंडेमिक लेवल्स को अचीव कर लिया है। और दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल हुआ उसमें से इंडिया में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आए? लगभग 1.45%। कितने आए? लगभग 1.45%। और ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमारी कितनी रही फाइनेंशियल ईयर 23 में? $28 बिलियन। कितनी रही? $28 बिलियन। और वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट्स में हमारा कितना शेयर रहा? 1.8%। इनफैक्ट दुनिया भर में हमारी 14th रैंक रही इन दी वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट्स। ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है, इस डेटा को बेसिक तौर पे याद रखना। मोटा मोटा एक तो ये याद रखो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इसने एक बार फिर से प्री पेंडेमिक लेवल्स को रीगेन कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 5%। और कितने जॉब्स क्रिएट किए? लगभग 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कितनी रही? $28 बिलियन। कितनी रही? $28 बिलियन। अच्छा, ये तो बोला गया इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में। बजट में भी दो चीज़ें लिखी गई। एक तो ये बोला गया कि सरकार जो है मेडिकल टूरिज्म को और हील इन इंडिया को प्रमोट करेगी। सरकार मेडिकल टूरिज्म को और हील इन इंडिया को पुश करेगी। और दूसरा बोला गया कि हमारे कंट्री की जो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। स्टेट्स के साथ में मिलकर सरकार हमारे कंट्री की टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप करेगी, उनको एक बार फिर से पुश करेगी, ग्रो करवाएगी। अच्छा, हमारी कंट्री में एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी है। और ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है इसको क्यों लाया गया? एक तो टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने के लिए इन दी इंडियन इकोनॉमी। टूरिज्म में हमारा पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन उस पोटेंशियल को हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसमें बेटरमेंट लाने के लिए लाया गया नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को। दूसरा, जॉब क्रिएशन। ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें खूब सारे जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, तो जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। तीसरा, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको एनहेंस करने के लिए काम करती है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। और फाइनली, टूरिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन टूरिज्म सस्टेनेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। ये भी इंश्योर करने के लिए काम करती है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। इनफैक्ट ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है ये बात करती है नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल, इसको चेयर कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इसको चेयर करते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर। देखो, ये बेसिक बातचीत है और टॉपिक भी ऐसा ही है कि बेसिक तौर पे ही याद रहना चाहिए। अच्छा, टूरिज्म सेक्टर में कई टाइप के टूरिज्म्स होते हैं। जैसे एक होता है मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म के मामले में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हाई है। स्पेशली आयुर्वेदा है, योगा है, ये जितने भी ट्रेडिशनल वेलनेस सिस्टम्स हैं इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। दुनिया भर से लोग आते हैं इन मेथड्स के थ्रू ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और बजट में इस साल बोला ही गया है कि सरकार मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए काम करेगी इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट बजट में ये भी बोला गया कि जो मेडिकल टूरिज्म है इट इज़ द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर द टूरिज्म सेक्टर। तो सरकार बहुत हैवीली फोकस कर रही है मेडिकल टूरिज्म के ऊपर। फोकस किन चीज़ों पे है कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी है, कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और ट्रेडिशनल वेलनेस सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा है, जैसे योगा है, इनको प्रमोट करना है, इनको पुश करना है। 2020 में जो हमारा इंडिया का मेडिकल टूरिज्म था
उसकी वैल्यूएशन लगभग कितनी थी, $3 बिलियन। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुँच जाएगी, लगभग $13 बिलियन तक पहुँच जाएगी। मेडिकल टूरिज्म, इसमें बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है। अगर यहाँ हम सिग्निफिकेंटली काम करें तो इसमें बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है जिसको टैप करना बाकी है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। फिर एक है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज। ऐसे नेचुरल एरियाज जो कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं, जो कि लोकल लोगों के वेलबींग को सस्टेन करते हैं, उन नेचुरल एरियाज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होता है विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजी, ऐसे रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को बुलाया जाता है इको टूरिज्म। ये जो इको टूरिज्म है ये टूरिज्म का एक सबसेट है, लेकिन ये फोकस करता है नेचुरल रीजन्स के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करता है, नेचुरल रीजन्स के ऊपर फोकस करता है। और इसका कंसर्न क्या है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। जो ट्रैवलर्स हैं उनको एडुकेट करना अबाउट लोकल हैबिटेट्स एंड नेचुरल सराउंडिंग्स। तो इको टूरिज्म का मतलब क्या है, बहुत सिंपल, नेचुरल एरियाज में आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ये जो ट्रैवल है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है। आपका फोकस है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के ऊपर, आपका फोकस है जो लोकल लोग हैं उनके वेलबींग को इंश्योर करने के ऊपर। एक टर्म और है सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म कोई अलग से टूरिज्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक टूरिज्म नहीं है। सस्टेनेबल टूरिज्म का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हमें जो भी टूरिज्म का फॉर्म है उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना है। बेसिकली जब हम टूरिज्म कर रहे हैं तो हमें करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखना है और ये देखना है कि हम एनवायरनमेंट को नेगेटिवली हार्म ना करें, हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, डिस्टर्ब ना करें। ऐसे जब हम टूरिज्म करते हैं तो उसको बुलाया जाता है सस्टेनेबल टूरिज्म। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है। ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेकर आई 2022 में। कब लेकर आई, 2022 में लेकर आई। कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेकर आई। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेकर आई इन पार्टनरशिप विद UNEP एंड RTSOI। RTSOI क्या है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसको लो कार्बन, इंक्लूसिव और रेजिलिएंट बनाना है और इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को इंक्रीज करना है। बेसिकली सस्टेनेबल टूरिज्म लिखा हुआ है इस स्ट्रेटजी में, तो सिंपल सा एम है कि हमें टूरिज्म को कुछ इस तरीके से डेवलप करना है कि वो लो कार्बन हो, इंक्लूसिव हो और रेजिलिएंट हो, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है ये बात करती है नेशनल रिसोर्स सेंटर के बारे में और नेशनल बोर्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में। ये जो नेशनल बोर्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म है ये किसके अंडर में होगा, सेक्रेटरीट टूरिज्म के अंडर में होगा। हमारे टूरिज्म सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। हमारे यहाँ पे अभी भी लोग ये जो हाइजीन है, ये जो क्लीनलीनेस है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप अगर टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाओगे तो आमतौर पे आपको गंदगी देखने को मिलेगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और स्पेशली विमेंस की जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा इशू है अभी भी हमारे टूरिज्म सेक्टर में। और फाइनली लैक ऑफ एडिक्वेट सॉफ्ट स्किल्स। ऐसे ट्रेंड लोग नहीं है हमारे पास में जिनके पास में एडिक्वेट सॉफ्ट स्किल्स हो, जिनके पास में एडिक्वेट कम्युनिकेशन की स्किल्स हों, तो वो भी कमी है। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं टूरिज्म सेक्टर में। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, क्लीननेस बढ़िया हो, एडिक्वेट सॉफ्ट स्किल वाले लोग हों, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। और इन्हीं चीज़ों में हम लैक करते हैं, इन्हीं चीज़ों में हम पिछड़े हुए हैं। और टूरिज्म सेक्टर हमारा जो है उसका पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन इन चैलेंजेस की वजह से उस पोटेंशियल को हम पूरे तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं। इस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम एडुकेटली काम करेंगे तो ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। अच्छा, एक टर्म और है, रिवेंज टूरिज्म। एक टर्म चला 1980s में चाइना में, रिवेंज स्पेंडिंग। रिवेंज स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई या इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ आई, उसकी वजह से एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको फोर्स किया गया कि वो स्पेंडिंग ना करें, वो खर्चा ना करें। लेकिन उस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के बाद एकदम से उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया या इकोनॉमी में सिचुएशन बदली और उस सिचुएशन के बदलते ही लोगों ने एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा करने की शुरुआत की। तो उसको बोलते हैं रिवेंज स्पेंडिंग। एक तरीके से ऐसे बोल लो
कि आपने एक लंबे टाइम पीरियड तक हमें दबा के रखा, हमें खर्चा नहीं करने दिया, हमें स्पेंडिंग नहीं करने दी। अब जैसे ही लोगों को अचानक से फ्रीडम मिला तो लोग एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवेंज स्पेंडिंग। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म आया रिवेंज टूरिज्म। रिवेंज टूरिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में आया कि कोविड की वजह से लगभग 3-4 साल तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, लोग किसी भी टूरिज्म स्पॉट पे नहीं गए, लोग किसी भी जगह पर ट्रैवल करने के लिए नहीं गए। एक तरीके से उनको उनके घर में कैद कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जब ये लॉकडाउन हटा, जब ये कोविड खत्म हुआ, तो एकदम से लोगों ने बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विजिट करने की शुरुआत की और इसी को बुलाया गया क्या? रिवेंज टूरिज्म। क्या बुलाया गया? रिवेंज टूरिज्म बुलाया गया। तो रिवेंज टूरिज्म का मतलब क्या है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन खत्म हुआ और लोगों को अलाउ किया गया कि वो जा सकते हैं, तो लोगों ने एकदम एक्सप्लोजन सा किया, एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करने की शुरुआत करी और इसी को बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म। अच्छा, इसको मैं बार बार रिवाइज भी नहीं कर रहा हूँ, रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि अलग से इस पर क्वेश्चन ही आ जाए। इसको रेफरेंस के तौर पे ही यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिक तौर पे इस जानकारी को अपने दिमाग में रखना, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है और किताब में भी बहुत बेसिक से ही बातचीत की गई है। तो बेसिक तौर पे इन चीज़ों को याद रखना। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो। होपफुली आपने कर भी दी होगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, टूरिज्म सेक्टर की बातचीत खत्म हो गई। फिर इसके बाद है पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्विसेज। देखो, हमारे कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और एक प्रपोज्ड है वधवाना पोर्ट महाराष्ट्र में। वधवाना पोर्ट को अगर मिला लें तो हमारी कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं। और जो पोर्ट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ से दिखाई देती है? हमारे कंट्री में जितना भी ट्रेड होता है उसका 95% बाय वॉल्यूम मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है और 70% बाय वैल्यू मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है और 70% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वैल्यू मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। यहाँ से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो, सिग्निफिकेंस देख सकते हो मेजर पोर्ट्स की। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट फर्स्ट ऐसा 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट है। लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पोर्ट जिसको देखने की, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है रेगुलेटिंग अथॉरिटी के ऊपर, जो पोर्ट अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, लेकिन इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होती है। ऐसे पोर्ट को बुलाया जाता है लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट। तो लैंडलॉर्ड पोर्ट क्या होता है? जिसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में होती है, पोर्ट अथॉरिटी के पास में होती है, और जिसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होती है। ऐसा पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट कौन सा है हमारी कंट्री में? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में और बात की है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के बारे में। और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में बोला गया है दैट वी नीड टू पोजीशन इंडियाज शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर अमंग टॉप 5 ग्लोबली बाय 2047। 2047 तक इंडिया का जो शिप बिल्डिंग है और जो शिप रिपेयर है उसको हमें टॉप 5 में लेकर आना है। ये बात कही गई है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 में, और इसके बारे में जिक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट कर रही है ऑन दी नेशनल वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो हमारे हैं नेशनल वाटरवेज, उनमें सरकार रिवर क्रूज टूरिज्म को खूब सारा प्रमोट कर रही है। और ये जो सेक्टर है पोर्ट्स वाला, शिपिंग वाला, इसमें एफिशिएंसी डिपेंड करती है। एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है टर्न अराउंड टाइम के बेसिस पे, टेट के बेसिस पे, कि एक जो शिप है वो पोर्ट पे आया और कितनी देर में वो वापस चला गया। ये जो टाइम लिया गया इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा ये सेक्टर, उतना ज़्यादा बेहतर ग्रो करेगा ये सेक्टर।
देखो पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर या सर्विसेज, इसके बारे में भी बेसिक तौर पे याद रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है स्पेस सेक्टर के बारे में। 2021 में इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसने ग्लोबल शेयर में कितना कंट्रीब्यूट किया? 2% का कंट्रीब्यूशन किया। कितना किया? 2% का कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन ये जो इस साल बात की गई है, ये कहा गया कि ये जो हमारा इंडिया का स्पेस सेक्टर है वो 2030 तक 8% का कंट्रीब्यूशन करेगा ग्लोबल शेयर में, मतलब लगभग 4 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। और 2047 तक ये जो हमारा स्पेस सेक्टर है ये लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन करेगा ग्लोबल शेयर में। अभी कितना रहा? 2021 में कितना रहा? सिर्फ 2%। लेकिन उम्मीद ये है कि 2030 तक ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो शेयर है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 8%। और 2047 तक ये जो शेयर है ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 15%। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके 3 मेन फोकस एरियाज हैं। कौन कौन से? एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन, और तीसरा सैटेलाइट एडेड नेविगेशन, जिसमें गगन है, जिसमें नाविक है। नाविक बिल्कुल वैसे है जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हो, वैसे हमारा खुद का नाविक है। तो 3 फोकस एरियाज हैं। कौन कौन से? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट एडेड नेविगेशन, जैसे गगन है, जैसे नाविक है। दुनिया भर में अगर देखें तो स्पेस प्रोग्राम्स जितने भी हैं उनमें 2 मेजर ट्रेंड्स हैं। कौन से? एक स्पेस एक्सप्लोरेशन और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। ये जितना भी स्पेस प्रोग्राम्स में कामकाज हो रहा है उसके 2 मेजर ट्रेंड्स हैं। एक तो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए कामकाज किया जा रहा है और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कामकाज किया जा रहा है। अच्छा, हमारे स्पेस सेक्टर में क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? एक तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन कब स्टैब्लिश की गई? 2021 में। और ये हमारी प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। हमारे कंट्री में जितनी भी स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज हैं उनकी प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जिसको क्या बुलाया जाता है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन बुलाया जाता है। दूसरा इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर कब स्टैब्लिश किया गया? 2020 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना फॉर दी प्राइवेट कंपनीज। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लेवल फील्ड प्रोवाइड करना, ये काम है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का। फिर एक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको 2019 में स्टैब्लिश किया गया और इसको पूरे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में? इंडिया स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास में? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। और इसको क्यों बनाया गया? इसरो के जितने भी ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं और जितने भी स्पेस एसेट्स हैं उनको ओन करने का काम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो इसरो की कमर्शियल ब्रांच भी है। डोमेस्टिकली हमारे कंट्री में अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को जो कि स्पेस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है उसको ज़रूरत है हमारे स्पेस सर्विसेज की या हमारे किसी भी इसरो के किसी भी टूल वगैरह की, तो कमर्शियल तौर पे उसको यूज़ कर सकती है वो प्राइवेट कंपनी। डील किससे करेगी? NSIL से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से डील करेगी। फिर इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया और ये इसरो की मार्केटिंग आर्म है। इसका काम क्या है? प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज डेवलप्ड बाय इसरो। लेकिन अभी हमने बात की कि ये सेम काम तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी कर रही है, ये भी तो कमर्शियल ब्रांच है इसरो की। लेकिन फ़र्क है, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये डील करती है डोमेस्टिक कंपनीज से। हमारे कंट्री की जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज तो नहीं कंपनीज हैं जो कि डील करती हैं स्पेस सेक्टर से, उनके साथ में बातचीत करती है, उनके लिए कमर्शियल ब्रांच के तौर पे काम करती है। ये जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये डील करती है फॉरेन कस्टमर्स के साथ में। कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी किए गए। स्पेस सेक्टर में FDI को अलाउ कर दिया गया है अंडर गवर्नमेंट रूट फॉर सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस। सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑपरेशंस के लिए गवर्नमेंट रूट के थ्रू, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू FDI को अलाउ कर दिया गया है इन द स्पेस सेक्टर। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो आज का सेशन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है और क्योंकि किताब में दे रखा है तो उसको बेसिक तौर पे देख जरूर लेना, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेफरेंस के तौर पे कहीं ना कहीं फॉर श्योर काम आती हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है।
इतना करोगे, इतने में से बेसिक को याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।